घोड़े बहुत हैं, मैदान बड़ा है, लेकिन सिकंदर सिर्फ जनता है। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार की रेस फिर से शुरू होने वाली है। बिहार चुनाव 2025, नई नारे, नई चालें, पुराने मुद्दे और वही मैदान। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको समझाऊंगा कि बिहार के चुनावी अखाड़े में कौन कौन उतर रहा है, किसके पास क्या है, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा और किसकी कहाँ मजबूती है और कहाँ कमजोरी। साथ ही ये भी बताऊंगा कि इस बार के चुनाव में किन मुद्दों पर बिहार के वोटर फैसला करेंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आप देख रहे हैं रेसेक्स और मैं हूं अभय सिंह। पार्टियों की इस लंबी लिस्ट में सबसे पहला नाम है एनडीए का। एनडीए मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी बीजेपी वाली जो पार्टी है। इसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम पार्टी और कुछ छोटे दल हैं। ये गठबंधन पिछले कई सालों से सत्ता में है। इसमें दिल्ली से मोदी जी का चेहरा है, पटना से नीतीश जी का अनुभव है और स्थानीय नेताओं का जोड़ तोड़ मिलाकर एनडीए बनता है। अब बीजेपी के कोर वोटर कौन है? इसमें शामिल है सवर्ण यानी ऊंची जाति के लोग, वैश्य यानी जो व्यापारी लोग हैं वो, और पिछड़े वर्गों के कुछ हिस्सों पर बीजेपी निर्भर करती है, यानी कुछ पिछड़े जाति के कुछ लोग बीजेपी को वोट करते हैं। यहीं अगर जनता दल यूनाइटेड का आधार अगर समझें तो जाति के आधार पर कुर्मी और महादलित, और अब जब से इन्होंने शराबबंदी की है तो ये माना जा रहा है कि महिलाओं के बीच में भी इनकी काफी पकड़ है। और जो इसका तीसरा घटक है एलजेपी, इसका दावा है कि दलित वोट बैंक इनके हाथ में है। तो सारा अगर समीकरण देखा जाए तो इनका लगभग सारे जातियों पे पकड़ है, सब लोग इनको वोट करते हैं और शायद यही वजह है कि कई सालों से ये सत्ता में है। अब पिछली बार की बात करें यानी 2020 में एनडीए ने मिलकर 125 सीटें जीत भी गए थे और ऑब्वियसली सरकार बनाई थी। इस बार भी पूरे 243 सीटों में से ज़्यादातर पर ये उम्मीदवार उतारेंगे। जहां थोड़ा कमज़ोर पड़ेंगे वहां छोटे मोटे जो इनके घटक दल हैं उनको 5-10 सीटें देकर एडजस्ट कर देंगे। तो यही इनका प्लान है। इनकी ताकत की बात करें तो मोदी जी की लोकप्रियता को ये भुनाने की कोशिश करेंगे। साथ में नीतीश जो काफ़ी सीनियर लीडर हैं उनके अनुभव को भी ये भुनाने की कोशिश करेंगे। और गठबंधन का जो इनका मैनेजमेंट है ये भी इनको फायदा देगा, मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन इनके अंदर भी कमजोरी है, वही कमजोरी जो सारी पार्टियों में होती है, आपसी खींचतान। जो अंदर के लोग हैं, अंदर का जो कलह है वो इनको परेशान करता रहता है। एलजेपी के अंदर का जो झगड़ा है, और सबसे बड़ा परेशानी ये है कि एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं, अब जनता शायद बदलाव चाह रही है। तो अगर जनता बदलाव चाह रही है तो ये इनके लिए एक बहुत ही निगेटिव बात है कि वो जनता को वापस फिर से कैसे मनाए ताकि ये जनता इनको दोबारा से वोट करे। लेकिन अभी भी बिहार में सबसे मजबूत गठबंधन यही है। तो एनडीए के लिए उम्मीदें बहुत हैं, इनका आधार भी बहुत अच्छा है। तो देखते हैं इस चुनाव में जनता इनको पहले की तरह वोट देती है कि नहीं देती है। और जो दूसरा सबसे बड़ा कंटेंडर है जो है यूपीए, या ये कह सकते हैं कि महागठबंधन। अब इस महागठबंधन में कौन कौन लड़ रहा है साथ में? तो इसमें मुख्य जो पार्टी है वो राजद है, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी। और आजकल उनका जो चेहरा है, लालू यादव की पार्टी का चेहरा है वो तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे। कांग्रेस है इसमें एक मुख्य घटक दल। वाम दल जैसे सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल भी इसी यूपीए के ही मेंबर है। और जैसा कि मैंने बताया कि इनका सबसे बड़ा चेहरा जो है तेजस्वी यादव है। राजद की जो ताकत है, यादव और मुसलमान वोट बैंक पर इनका कब्जा है। कांग्रेस का जो है बिहार में थोड़े बहुत सवर्ण जो हैं, कांग्रेस के नाम पर जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं शायद वोट देते हैं, सवर्ण जाति के लोग भी। और मुस्लिम वोट पे इनका कब्जा है। वाम दलों का असर ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में होता है। पिछली बार इस गठबंधन ने लगभग 110 सीटें जीती थी, तो ये कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े बहुत 1-2% वोट इधर उधर हुए होंगे जिसकी वजह से इनकी सीटें थोड़ी सी कम रह गई थी, लेकिन ये भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है बिहार में। इस बार भी करीब 220-230 सीटों पर ये उम्मीदवार उतारेंगे और इनका मकसद यही रहेगा कि किसी भी तरह वो एनडीए को हरा पाए। अब इनकी ताकत क्या है? युवाओं में तेजस्वी की अपील बन रही है।
तेजस्वी यादव की जो पकड़ है युवाओं के ऊपर बन रही है, और जितने भी दलित और महादलित युवा हैं, हो सकता है वो इस बार इनको वोट दे सकते हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन के इस बार सामने आ रहा है, और महंगाई भी मुद्दा है, जो कि हर बार की तरह होता है। लोग भी पता नहीं इसको मुद्दा मानकर वोट देते हैं या नहीं देते, लेकिन मुद्दे ये उठाएंगे ये। और ऑब्वियसली इनकी भी कमजोरी वही है, अंदरूनी कलह। और कांग्रेस की कमजोरी आजकल बन के आ गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। सीमांचल में इसकी एंट्री के बाद इन्होंने मुसलमानों का वोट काटने का पूरा व्यवस्था बना दिया है, जिससे यूपीओ को काफी नुकसान हो सकता है और एनडीए को फायदा हो सकता है। तो एनडीए के सामने अभी जो दिख रहा है सबसे बड़ी चुनौती ये यही है, महागठबंधन पार्टी, जिसमें ये सारे लोग मिलकर लड़ रहे हैं। अब सीमांचल की तरफ अगर रुख करें तो यहाँ पे जो नई पार्टी उभर के आई है, यहाँ के लिए जो नई पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, जिनका जोर सीमांचल के मुसलमान वोटरों पर है। 2020 में इन्होंने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि बिहार में ये 5 सीटें लेकर आ गए। सीमांचल में 20-25 सीटों पर ये जरूर लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस 5 की संख्या को बढ़ा सकें। बाकी बिहार में इनका कोई खास असर नहीं है, लेकिन इनकी वजह से मुस्लिम वोट बट जाते हैं और यूपीए को नुकसान होता है और एनडीए को फायदा हो सकता है, क्योंकि एनडीए को मुस्लिम वोट तो कभी देते नहीं, तो वो बिखर जाएं, इसी में उनका फायदा है। अब हम बात करते हैं नए चेहरे जनसुराज की, यानी जनसुराज एक नई पार्टी जो बिहार में इस बार चुनाव लड़ेगी, जिसकी स्थापना प्रशांत किशोर ने की है, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। काफ़ी चर्चित चेहरा है, टीवी पर अक्सर दिखते रहते हैं, जो कि चुनावी रणनीतिकार हैं और अब खुद गांव-गांव घूमकर बिहार में संगठन खड़ा कर रहे हैं। दावा करते हैं कि पूरे बिहार में लड़ेंगे। अब तक लाखों लोगों से मिल चुके हैं, हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई मजबूत संगठन नहीं दिखता है। संभव है कि 100 से 150 सीटों पर ये अपनी उम्मीदवार उतार पाएं। इनका जो असर अभी तक जो पैदा हुआ है, मीडिया में काफ़ी दिख रहा है, मीडिया में चर्चा है, जनता में भी चर्चा का विषय तो जरूर बन गए हैं। अब असली नतीजा तो तभी दिखेगा जब वोट पड़ेगा, क्योंकि नए कंटेंडर के बारे में बताना इतना आसान नहीं होता है। चुनाव के पहले इनका असर दिख रहा है, चर्चा में बने हुए हैं, टीवी पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी इनकी चर्चा हो रही है। अब बात दिल्ली की पार्टी की। दिल्ली की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी भी इस बार बिहार में चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है, जो कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। बिहार में अभी इनकी ज़मीन बहुत कम है, लेकिन पढ़े लिखे शहरी मतदाताओं, युवाओं के बीच इनकी कुछ पहचान है। हो सकता है 50-60 सीटों पर उम्मीदवार उतार पाएँ। हालांकि इनकी मंशा तो ये है कि वो 243 के 243 सीटों पे लड़े। अब देखते हैं कि नॉमिनेशन तक ये कितने उम्मीदवार नॉमिनेशन कराते हैं। अभी इनका असर जो है जनता के बीच बहुत ही सीमित है, लेकिन अगर कोई थर्ड फ्रंट बनता है तो इसमें इनकी जगह बन सकती है। तो हो सकता है कि इनको कुछ बेनिफिट हो, लेकिन अभी इनका कोई खास चर्चा में नहीं है। अब आते हैं एक दूसरी पार्टी की, जो पिछले चुनाव में काफी चर्चा में रही थी, पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी, प्लूरल्स पार्टी। इन्होंने 2020 में 243 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट जीती नहीं थी। इनकी बातों में ग्लैमर है, सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ है, लेकिन जमीन पर संगठन नहीं है और शायद ये 5 साल में कुछ बना भी नहीं पाए हैं। अभी सोशल मीडिया और मीडिया में ज़्यादा चर्चा नहीं दिख रही है। ग्राउंड पे ये क्या कर पाए हैं 5 साल में, ये वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा। इस बार संभव है कि 100 से 150 सीटों पर लड़ सकते हैं। चर्चा खूब है, पर वोट मिलेगा कि नहीं देखने की बात होगी। और भी छोटे मोटे दल मैदान में उतर सकते हैं, जिनके बारे में नामांकन के बाद ही पता चलेगा। अब जरा हम एक बार मुद्दे कौन कौन से हैं जिस पर वोट पड़ सकता है, तो जरा हम मुद्दों की बात करते हैं। इस बार बिहार चुनाव में किन सवालों पर लड़ा जाएगा? सबसे पहला बेरोजगारी है। बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कई सालों से बहालियां अटकी हुई हैं और बिहार में रोजगार के नाम पर सिर्फ सरकारी नौकरी है और कोई प्राइवेट नौकरी, अच्छी प्राइवेट नौकरी का कोई स्कोप नहीं है। तो दूसरा मुद्दा ये है कि बाकी लोग क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं। और अगर सेकंड मुद्दा देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा है, जो कि जन सुराज पार्टी इसको उठा रही है और बाकी लोग भी इसको कैच कर रहे हैं। तो इस बार ये मुद्दा जरूर बनेगा, क्योंकि गाँव में स्कूल की हालत खराब है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। तो ये सब मुद्दा भी नई पार्टियां जो आई हैं, यानी जन सुराज पार्टी, इसकी वजह से ये मुद्दा शायद मैदान में इस बार दिखेगा
और इस पे भी चुनाव लड़ा जा सकता है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस बार बन के आया है वो है पलायन का मुद्दा, जो कि मैंने पहले भी बताया, लोग रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, मुंबई भाग जाते हैं और इसकी वजह से पूरे गांव के गांव बिहार के खाली हैं और बिहार के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं और बहुत ही कम मजदूरी पे काम करना पड़ता है उनको और बहुत ही जिल्लत की जिंदगी जीना पड़ता है। इस बार पलायन का भी मुद्दा लोगों ने उठाया है। देखते हैं कि ये मुद्दा कितना स्ट्रांग बनता है चुनाव तक। कानून व्यवस्था हमेशा से मुद्दा रहा है, लोग इस पे वोट देते हैं कि नहीं, मुझे इस पे शक है, बट हाँ ये मुद्दा है। और अगर हम छठे मुद्दे की बात करें तो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का मुद्दा है, हमेशा रहता है। लोग कितना इस पे सजग हैं पता नहीं। जाति पे आधारित जनगणना और आरक्षण का भी एक मुद्दा शायद इस चुनाव में रहेगा, लेकिन लोग अगर जात पात से उठकर वोट देंगे तभी इन मुद्दों पर सोचेंगे। अगर जैसे वोट देते आए हैं अगर वैसे ही वोट दे रहे हैं तो फिर चुनाव का वही होगा जो होता आया है। इन सब के बीच जो पार्टी जनता को भरोसा दिला पाएगी वही बाजी मारेगी। तो अब एक बार जरा हम 2020 के नतीजे पे थोड़ा सा नजर मारें। 2020 की नतीजे अगर याद करें तो एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, यूपीए को 110 सीटें मिली, एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी। बाकियों का खाता बड़ी मुश्किल से खुला था। 243 सीटें हैं, बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए मिनिमम। और इस बार समीकरण थोड़े अलग हैं। जनता के मन में बदलाव की चाह दिख रही है, लेकिन एनडीए का संगठन अभी भी सबसे मजबूत है। यूपीए का आधार भी पक्का है। अब नए खिलाड़ी हवा बना रहे हैं। तो जनता क्या चाहती है? सड़क पर जब आप लोगों से बात करें तो आवाजें मिलती हैं, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, बस जात पात की राजनीति बंद होनी चाहिए, महंगाई कम हो, सरकारी नौकरी मिले। लोग अब विकास चाहते हैं, सवाल पूछ रहे हैं। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। तो बिहार की रेस बहुत बड़ी है, पार्टियां बहुत हैं। एनडीए, यूपीए लगभग पूरी की पूरी 243 सीटों पर लड़ेगी। एआईएमआईएम करीब 20-25 सीटों पर। जनसुराज, आप, प्लूरल्स पार्टी भी 243 सीटों पर लड़ने का मादा रखती है, लेकिन उम्मीद करते हैं 100 से 150 सीटों पर लड़ पाएंगी। छोटे मोटे इधर उधर के जो दल हैं वो भी कहीं कहीं से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अंत में जीत किसकी होगी? जनता की, आपके वोट की। अगर आप बिहार से हैं तो इस बार हर बार की तरह इस बार भी कोशिश होगी कि वोट को जातियों में बांटा जाए, धर्म में बांटा जाए, लेकिन आप सोच समझ कर वोट डालिएगा, क्योंकि बिहार की रेस में जीत उसी की होगी जिसे आप यानी जनता चाहेगी। और याद रखिए, ये चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का मौका नहीं है, बल्कि बिहार के भविष्य को बनाने का मौका है। आपकी एक वोट से इतिहास लिखा जाता है। तो इस बार सोचिए, सवाल कीजिए और अपने हक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी पार्टी इस बार अच्छी लग रही है। आप देख रहे थे रेस एक्स और मैं हूं अभय सिंह। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई कहानी, नई बात के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सवाल करते रहिए और जय हिंद।